हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्त, पिछले वीडियो में हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माण के बाद को हम लोगों ने क्या किया, समाप्त किया। अब इस स्लाइड से, अब इस लेक्चर से हम लोग भारतीय संविधान का जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो सैलिएंट फीचर्स हैं, इसे पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो दोस्त, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात समझना होगा कि आखिरकार सैलिएंट फीचर्स मतलब होता क्या है। व्हाट इज सैलिएंट फीचर्स, इसका मतलब क्या है। तो दोस्त, इसका मतलब है कि हम लोग इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि दुनिया के लगभग हर एक देश के पास अपना संविधान है। पर दोस्त, सभी संविधान का क्या है कि अपना अपना एक विशेषताएं होती है, और जो विशेषताएं दूसरे संविधान से अलग हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट फीचर बोलते हैं। इसी तरीके से इंडियन जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है, उसमें कुछ ऐसा प्रोविजन है जो इसे विश्व के अलग संविधान से क्या करता है, अलग करता है, जो इस विश्व के संविधान से अलग करता है। तो इस कारण से हम लोग क्या बोलेंगे सर, उसे साइलेंट फीचर बोलेंगे, जो इसे क्या करता है कि खास बनाता है, उसे हम लोग बोलेंगे साइलेंट फीचर। दोस्त, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भारत के संविधान है, भारतीय संविधान, वो क्या होता है कि 1950 में बनकर तैयार होता है। जब 1950 में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस टाइम भारत के संविधान में 395 आर्टिकल हुआ करता था, 22 पार्ट्स हुआ करता था, और दोस्त इसमें टोटल 8 शेड्यूल हुआ करता था। जो कि आज 70 साल के बाद, संविधान बनने के 70 साल के बाद, आज के समय प्रेजेंट टाइम में दोस्त क्या हुआ है कि ये जो 8 शेड्यूल था, ये जो दोस्त 8 शेड्यूल था, ये 8 शेड्यूल बढ़ करके टोटल 12 शेड्यूल हो गए हैं। 8 शेड्यूल बढ़ के अब 12 शेड्यूल हो गए हैं। और ये जो 22 पार्ट्स था, ये 22 पार्ट्स से अब 25 पार्ट्स हो गया है। और जो आर्टिकल था 395, वो बढ़ करके 448 से 470 हो गया है। अब ये दोस्त 448 से 470 का मतलब क्या हुआ। देखिए, जो डिफरेंट जो सोर्सेस है, जो मल्टीपल जो किताब है, उसमें कुछ में 448 है और 470 लिखा हुआ है। बट दोस्त, दोनों के दोनों आर्गुमेंट क्या है, सही है। सही ऐसा है दोस्त इसलिए क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कुछ आर्टिकल्स में क्या होता है कि कुछ आर्टिकल्स में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि 43B है, कुछ आर्टिकल सिर्फ आर्टिकल 43 मिलेगा, कुछ आर्टिकल 43B मिलेगा। जैसे कि एक आर्टिकल है आर्टिकल 300, एक आर्टिकल है आर्टिकल 300A। इस प्रकार से आर्टिकल है। जैसे कि आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 जो कि DPSP है। दूसरी तरफ हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 51A जो कि क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो इस कारण से अगर जहां हम लोग ये ABC, इसको अगर जहां हम लोग इसी 51 में मान लें, 51 में मान लें, इस B को 43 में मान लें, तो हमारे पास टोटल आर्टिकल जो बन के बचता है वो बचता है दोस्त 448। वही अगर हम लोग इसमें ABC वाला जो है उसे भी काउंट करें तो 470 बनता है। तो 448 और 470 दोनों को याद रखना है और एग्जाम में ऑप्शन के अनुसार क्या करना है, टिक लगाना है। तो इस चीज को तो हम लोग समझ गए कि संविधान जो है अपना 70 साल में किस तरह से क्या होता है दोस्त, कि चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो कि 395 था, उससे 448 से 470 हो गया, 22 से 25 हो गया, और 8 शेड्यूल से 12 शेड्यूल हो गया। इसका मतलब हुआ दोस्त कि पिछले विगत वर्षों में भारत के जो संविधान है उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेज आए हैं। और चेंजेस दोस्त इतना आ गया कि एक बार दोस्त ऐसा हुआ कि 1976 में क्या होता है दोस्त कि 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बयालीसवां संविधान संशोधन होता है दोस्त। और ये जो संविधान संशोधन था दोस्त, संविधान में इतना चेंजेस कर देता है, इतना चेंजेस किया कि इस कारण से दोस्त इस संविधान संशोधन को बोला गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जो 42वां संविधान संशोधन है दोस्त, इसे बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब छोटा संविधान। छोटा संविधान इसे बोला गया क्योंकि इतना नया प्रोविजन को इसमें ऐड किया और कुछ एग्जिस्टिंग प्रोविजन को डिलीट किया। इस कारण से जो संविधान, जो एक नया संविधान एक नया रूप ले लिया।
इस कारण से हम लोग इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे कि किस संविधान संशोधन को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो उससे 42वां संविधान संशोधन हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो दोस्त ये हमारा तो बैकग्राउंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि वन बाय वन, लिस्ट बाय लिस्ट क्या करेंगे, जो विशेषता है भारतीय संविधान का उसे हम लोग समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त जो पहला जो विशेषता था भारत के संविधान का वो था लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। विश्व का सबसे लंबा दोस्त क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो विश्व में जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जो विश्व के जो संविधान है वो दोस्त दो तरह के संविधान होते हैं। संविधान जो है वो दो तरह के होते हैं। एक संविधान होता है दोस्त रिटन और एक होता है अनरिटन। अब रिटन और अनरिटन का मतलब क्या हुआ, रिटन का मतलब हुआ दोस्त कि जो संविधान है वो संविधान कोडिफाइड होता है, वो संविधान क्या होता है, कोडिफाइड होता है। और जो अनरिटन जो होता है वो क्या होता है, कोडिफाइड नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि संविधान लिखा तो होता है बट उसको सिस्टमेटिकली जो है कोडिफाई नहीं किया जाता है। इस कारण से उस चीज को हम लोग बोलते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और इसको हम लोग बोलेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है दोस्त, इस सेक्शन में भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है विश्व भर में। विश्व भर में क्या है कि सबसे लंबा संविधान, वो तो हम लोग अभी पिछले स्लाइड में दोस्त देखे हैं कि कितना है, इतना आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। ये क्या करता है कि भारत को सबसे लंबा संविधान बनाता है। अब दोस्त यहाँ पर रीजन उठता है कि आखिरकार भारत का जो संविधान वो इतना लंबा कैसे हुआ, दुनिया का सबसे लंबा संविधान भारत का संविधान कैसे बन गया। तो दोस्त इसके लिए जो है 4 फैक्टर क्या है जिम्मेवार है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं 4 फैक्टर, 4 फैक्टर्स जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है भारत के जो संविधान लंबा होने के लिए। उनमें से दोस्त क्या है, ये जो दोस्त पहला फैक्टर है, इन 4 फैक्टर्स में से जो पहला फैक्टर है वो है कि भारत जो है एक विशाल कंट्री है। इंडिया का क्या है कि ज्योग्राफिकल, जिसे हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल वास्टनेस, मतलब ज्योग्राफी के अनुसार भारत जो है बहुत बड़ा विशाल कंट्री है। इतने बड़े जो विशाल कंट्री है, इसके लिए संविधान, इसका जो संविधान बनाने के लिए क्या होगा कि जाहिर सी बात है संविधान सबसे बड़ा संविधान जो है बड़ा हो जाएगा। अब आप एक चीज बताइए कि जो भारत है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है फैला हुआ है, इधर गुजरात से लेकर के उधर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इतना बड़ा कंट्री का जो संविधान बनाना है, और साथ ही साथ जो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस जो है उस समय हुआ करता था, जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत का 35 करोड़ का आबादी हुआ करता था, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री था पूरी दुनिया का। तो उस देश का जो संविधान अगर बनाया जाए तो जाहिर सी बात है कि संविधान जो है लंबा होगा। तो पहला फैक्टर था भारत का ज्योग्राफिकल वास्टनेस। दूसरा था दोस्त हिस्टोरिकल फैक्टर्स था, हिस्टोरिकल फैक्टर। अब यह हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या था, हिस्टोरिकल फैक्टर में दोस्त था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऐसा बोला जाता है दोस्त कि भारत का जो संविधान है वो क्या है कि कार्बन कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या है, कार्बन कॉपी है। क्योंकि जो भारत का संविधान है वो जो लगभग जो मेजोरिटी ऑफ द इसका जो प्रोविजन है वो क्या किया है, डायरेक्टली कॉपी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग जो देखे थे कि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़ा एक क्या हुआ करता था, एक्ट हुआ करता था। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इतना बड़ा था और उससे कॉपी करके संविधान बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि जहां से उतना बड़ा चीज से आप कॉपी कीजिएगा तो संविधान आपका बड़ा होगा ही। तो हिस्टोरिकल फैक्टर में ये हुआ। और तीसरा जो दोस्त फैक्टर था वो क्या था कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है दोस्त कि भारत को बोला जाता है कि भारत एक जो है फेडरल नेशन है। इसका मतलब है कि भारत में एक जो है केंद्र सरकार होता है और एक राज्य सरकार होता है, एक सेंटर होता है और एक स्टेट होता है, एक यूनियन होता है और एक स्टेट होता है। बट जो दोस्त ये दोनों जो सरकार है, दोनों लेवल का जो गवर्नमेंट है, उसके लिए अलग अलग संविधान नहीं है, बल्कि उसके लिए क्या है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कारण से क्या हुआ कि भारत का जो संविधान है वो बड़ा संविधान बन गया, एक लेंथीएस्ट
कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड बन गया। वहीं दूसरी तरफ हम लोग अगर जहाँ अमेरिका का संविधान देखें, कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो वहाँ पर भी क्या है कि अमेरिका एक फेडरल नेशन है, एक संघीय प्रणाली वाला देश है। वहाँ पर भी 2 लेयर ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। बट दोस्त यूएसए में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका क्या है कि एक अलग सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कारण से क्या हुआ दोस्त कि जो उसका संविधान है वो संविधान क्या है कि छोटा है संविधान, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट का क्या है अलग अलग है। बट भारत में सबका क्या है कि मात्र सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कारण से। और दूसरा बोला जाता है दोस्त कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, कॉन्स्टिट्यूएंट जो भारत का जो संविधान सभा था, उसमें क्या था कि जो लॉयर लोग थे, जो वकील लोग थे, इनका क्या था मेजोरिटी था। इस कारण से जो लॉयर लोग होते हैं, जो एडवोकेट लोग होते हैं, जो जुडिशियरी से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, तो वो लोग जो उन लोगों का क्या था यहाँ पर डोमिनेंस था। और इन लोगों के डोमिनेंस होने के कारण क्या हुआ कि भारत का संविधान बहुत बड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड बन गया। इन लोगों ने जुडिशियल लैंग्वेज का प्रयास किया भारत के संविधान के निर्माण में। वहाँ पर कोई कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो आप संविधान को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए नहीं समझ पाइएगा आप लोग क्योंकि इस संविधान को जो है एक बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स लैंग्वेज में, जटिल भाषा में लिखा गया है। इस कारण से जो है क्या हुआ कि भारत का संविधान लंबा हो गया एक जुडिशियल लैंग्वेज में लिखने के कारण। तो ये 4 फैक्टर था भारत के संविधान के लंबा होने का। तो हम लोग दोस्त क्या पढ़े अभी तक कि भारत का संविधान क्या हो गया, लंबा हो गया। अब इसके अलावा दोस्त एक और फैक्टर था जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। वो फैक्टर दोस्त ये है कि जो भारत का जो संविधान है उसमें सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, राज व्यवस्था का जो है सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस ही नहीं है, राज व्यवस्था का सिद्धांत ही नहीं दिया गया है, बल्कि जो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है सिर्फ यही नहीं बताया गया है इसमें कि भारत में जो है सरकार कैसे चलेगा, बट ये भी बताया गया है कि भारत में प्रशासन कैसे चलेगा। तो जो है सर इसमें जो है गवर्नेंस, इसमें जो है प्रिंसिपल जो है सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, और प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस के साथ साथ क्या है द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस कारण से भारत का संविधान क्या हो गया, लंबा हो गया संविधान। तो ये दोस्त क्या था कि एक मेजर रीजन था। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे क्योंकि अगर जहां विश्व के अनदर कंट्री का अगर जहां हम लोग प्रोविजन देखें तो वहां पर क्या है दोस्त कि वो लोग मुख्यतः गवर्नेंस पर ही फोकस करते हैं। मुख्यतः कहाँ, तो गवर्नेंस पर फोकस करेंगे। बट जो अपना ये है इंडिया है, गवर्नेंस के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर भी फोकस करता है, प्रशासन पर भी फोकस करता है। इस कारण से भारत का संविधान क्या हो गया, लंबा हो गया। तो हम लोग दोस्त पहला रीजन जानने का काम किए कि पहला जो विशेषता है भारत के संविधान का वो क्या है दोस्त, कि वो है दोस्त अपना ये सबसे लेंदी संविधान होना। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। अब क्या है कि दूसरा प्रोविजन जानते हैं। अब दूसरा विशेषता क्या है भारत के संविधान का। तो दूसरा जो विशेषता है वो ये है कि भारत का जो संविधान है उसे हम लोग क्या किए, बोरो किए हैं डिफरेंट कंट्री से, या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं और स्टैंडर्ड भाषा में बोरो फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। मतलब कि मुख्य विभिन्न तरह के स्रोतों से इसको क्या किया गया है, बोरो किया गया है, इसको उधार लिया गया है, इसे वहां से लिया गया है। इस कारण से क्या हुआ दोस्त कि जो है अब जब मल्टीपल जगह से जब हम लोग किसी चीज को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, तो इस कारण से जो है वो जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक नोट्स बनाना है, आप एक जो है दोस्त एक नोट्स बनाना चाह रहे हैं, आप एक पॉलिटी का जो है नोट्स बनाना चाह रहे हैं, नोट्स फॉर पॉलिटी। इसमें क्या है दोस्त कि अगर आप किसी एक पार्टिकुलर बुक को फॉलो करेंगे, जैसे कि आपने एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया, तो आपका दोस्त क्या होगा, अगर एक बुक को फॉलो करेंगे तो आपका जो नोट्स बनेगा वो नोट्स जो है छोटा नोट्स बनेगा। बट आप अगर एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हैं, आप लक्ष्मीकांत को भी फॉलो कर रहे हैं, आप लुसेंट जीके को भी फॉलो कर रहे हैं, आप जो है एक जो बीएल फाड़िया का जो किताब आता है पॉलिटी का, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, आप इसे भी फॉलो कर रहे हैं, आप जो करंट अफेयर में कंटेंट आ रहा है उसे भी फॉलो कर रहे हैं। तो इतनी चीज को फॉलो करके आप नोट्स बनाएंगे दोस्त, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो नोट्स है वो क्या होगा,
मोटा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो यही चीज हुआ भारत के संविधान निर्माताओं के साथ। वो क्या करते हैं कि बोरो कर लेते हैं डिफरेंट वेरियस सोर्सेज से, बहुत विभिन्न प्रकार के जो देश हैं वहां से बोरो करते हैं, इस कारण से भारत का संविधान हो गया लंबा हो गया। आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि बोरो के बारे में। फ्रेंड, जो बोरो का प्रोविजन है, कौन कौन से आखिरकार जो भारत में जो संविधान जो प्रोविजन से बोरो किया गया, ये जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे दोस्त कि इसके अगले लेक्चर में एक जो है पार्टिकुलर वीडियो में, एक स्पेशल वीडियो में भारत के संविधान में कौन कौन से प्रोविजन को बोरो किया गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा, और इसका जो दोस्त लिंक है उसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप उसे जरूर देखें। तो दोस्त जो बोरो हुआ, संविधान जो है बोरो हुआ, उस चीज को हम लोग दोस्त क्या करते हैं कि पहले हम मुख्यतः 3 पार्ट में हम लोग बांटने का प्रयास करेंगे। भारत के संविधान का जो दोस्त स्ट्रक्चरल पार्ट, इसका मतलब हुआ दोस्त कि भारत के संविधान का संरचना, भारत के संविधान का संरचनात्मक पार्ट, और फिर दोस्त हो गया इसके बाद पॉलिटिकल पार्ट, जिसे हम लोग बोल सकते हैं राजनीतिक, और फिर दोस्त हुआ दोस्त फिलोसफिकल। इसे हम लोग दोस्त यहाँ पे जो है फिलोसफिकल का मतलब सिंपल रखते हैं कि सैद्धांतिक ही मानिए आप, हालांकि इसका मीनिंग फिलोसफिकल का कुछ और होता है, बट यहाँ संविधान अभी इस सेंस में संविधान जो है सैद्धांतिक ही होगा, सैद्धांतिक। तो जो स्ट्रक्चरल पार्ट था भारत के संविधान का, जो दोस्त स्ट्रक्चरल पार्ट था, इसे कॉपी किया गया दोस्त, इसे फ्रेंड कॉपी किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जो भारतीय संविधान का जो संरचना है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किया गया। और जो इसका दोस्त पॉलिटिकल पार्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ जो संविधान का जो पॉलिटिकल पार्ट है, इसे दोस्त कॉपी किया जाता है जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से कॉपी किया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्त कि भारत जो है ब्रिटेन का कॉलोनी था, और तो ब्रिटेन के कॉलोनी होने के कारण जो ब्रिटिश का जो संविधान था उसका इन्फ्लुएंस था, उसका प्रभाव था भारत पर। तो इस कारण से क्या होता है कि कहीं ना कहीं संविधान निर्माता इस चीज को कॉपी कर लेते हैं। और दूसरा जो था, तीसरा जो था दोस्त, वो था फिलोसफिकल पार्ट से, जो सैद्धांतिक पार्ट था। इस चीज को दोस्त क्या किया किया गया कि जो सर एक्सेप्ट किया गया वो डिफरेंट नेशन से लिया गया। जैसे कि दोस्त जो फंडामेंटल राइट था, जिसे हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूएसए से लिया गया। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। तो इस तरह से बोरो किया गया। हालांकि अभी हम लोग इसे 3 मेजर पार्ट्स में बांटकर देखे हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट और फिलोसफिकल पार्ट। आगे चल करके हम लोग जो है बोरोइंग का प्रोविजन के अगले लेक्चर में एक डिटेल्ड क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे इस चीज़ को। बट अभी हम लोग साइलेंट फीचर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ इतना जानना है, साइलेंट फीचर में इतना ही दोस्त इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान क्या किया है, बोरो किया है, और नीचे और इसके नीचे जितना डिस्कस किए वो समझने के लिए किए हैं। बट मेन पॉइंट दोस्त यहाँ पे क्या है, ये मेरा मेन पॉइंट है। अब दोस्त जो तीसरा प्रोविजन है, जो तीसरा जो फीचर है, जो साइलेंट फीचर है भारतीय संविधान का, वो दोस्त क्या है, वो ये है कि जो भारत का जो संविधान है वो क्या है, ब्लेंड है, मिक्सचर है। किस चीज का, रिजिडिटी का, कठोरता का एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब दोस्त होता है लचीलापन, कठोरता एंड लचीलापन। कठोरता और लचीलापन दोनों का क्या है कि ब्लेंड है, दोनों का मिक्सचर है। इसका मतलब हुआ दोस्त कि जो भारत का जो संविधान है दोस्त, भारत का जो संविधान है उससे क्या करते हैं कि उससे इजिली जो है अमेंडमेंट, उसको जो है इजिली अमेंड, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। कोई अगर चाहे भारत के संविधान को एक बहुत ही सामान्य तरीका से चेंज करना, तो वो चेंज नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसको आप समान रूप से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस कारण से बोला जाता है कि जो भारत का संविधान है वो दोनों का क्या है, ब्लेंड है। जैसे कि दोस्त जो संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368, इसके अंतर्गत जो है भारत का जो संविधान है वो क्या होता है, उसको अमेंड किया जाता है।
उस चीज भारत के संविधान में चेंजेस किए जाते हैं। और ये जो दोस्त प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 368, इसके अनुसार जो है संविधान का संशोधन जो है वो दो तरीके से होता है, अमेंडमेंट दो तरीके से होता है। एक अमेंडमेंट में दोस्त क्या होगा कि हमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का दोस्त मतलब हुआ कि जो संविधान जो पार्लियामेंट है उसका जो टोटल मेंबरशिप है उसका क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए। इसका मतलब है कि जो पार्लियामेंट का जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50% प्लस 1 ये तो चाहिए ही, प्लस इसके साथ साथ जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस दिन जो जितना मेंबर वहां पर प्रेजेंट है उस मेंबर का 2/3 का मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए, 2/3 का मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए। मतलब जैसे कि अभी लोकसभा है, लोकसभा में अभी फिलहाल क्या है कि 543 सीट है, तो स्पेशल मेजोरिटी में 543 का 50% प्लस 1, 543 का 50% प्लस 1 ये एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस दिन जितने मेंबर प्रेजेंट है उस दिन हाउस में जितने मेंबर प्रेजेंट है उसका 2/3 का सपोर्ट चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे स्पेशल मेजोरिटी, ये होगा। और दूसरा जो आर्टिकल 368 प्रोविजन बोलता है उसमें बोलता है कि स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, प्लस में इसके साथ साथ जो हाफ ऑफ द स्टेट है उसका भी क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। उसका भी क्या चाहिए दोस्त, कि सपोर्ट चाहिए। ये दोस्त प्रोविजन जो लागू होता है ये होता है फेडरल फीचर में। अगर भारत के संविधान का कोई फेडरल फीचर है, कोई संघवादी क्या कि कोई नेचर का कोई चीज है, जैसे कि 7th शेड्यूल है, उस फेडरल फीचर उसे क्या करना है, अमेंड करना है, तो इस प्रोविजन से अमेंड होगा। बट दोस्त ये दोनों जो प्रोसेस है ये क्या है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स रिजिड प्रोसेस है। इसके अलावा दोस्त कि भारत का जो संविधान है वो आर्टिकल 360 के अलावा भी अमेंड होता है, आर्टिकल 360 के बियॉन्ड भी अमेंड होगा, जहां पर वो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड होता है, सिंपल मेजोरिटी से। जैसे कि दोस्त जब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत कोई कानून बनाया जाएगा तो उसे आर्टिकल 368 के बियॉन्ड माना जाएगा। मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत कोई प्रोविजन बनता है तो उसके लिए ना तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ना ही स्पेशल मेजोरिटी जो है विद 1/2 ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए। जैसे कि दोस्त अगर भारत के सरकार को कोई नया स्टेट बनाना होता है, किसी स्टेट का नाम को चेंज करना होता है, तो उस केस में स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, बल्कि जो पार्लियामेंट है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ क्या कर सकता है, कर सकता है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या चीज़ है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, इसे हम लोग बोलेंगे। ये क्या है, रिजिड प्रोसेस है। तो ये दोनों का क्या है दोस्त कि ब्लेंड है। भारत का संविधान क्या है दोस्त, दोनों का ब्लेंड है। इस चीज को हम लोग दोस्त दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि दोस्त यूएसए है, अमेरिका है, वहां पर क्या है कि कम्प्लेक्स रिजिड प्रोसेस है, वहां पर संविधान को कोई इजीली चेंज नहीं कर सकता है, उसके लिए कम्प्लेक्स प्रोसेस है वहां पर। दूसरी तरफ दोस्त ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या है कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर नहीं है, संविधान लिखा हुआ वहां पर नहीं है। ब्रिटेन में क्या है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कभी भी चेंज कर सकता है। इस कारण से बोला जाता है ब्रिटेन का क्या है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। और इंडिया का क्या है कि दोनों का क्या है दोस्त, ब्लेंड है। भारत का दोनों का ब्लेंड है। तो भारत का जो फीचर है वो तो ना तो ब्रिटेन पर ना ही यूएसए पर इस अमेंडमेंट के केस में है। तो हम लोग क्या किए दोस्त, 3 फीचर था उसे हम लोग अब तक क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब हम लोग दोस्त पढ़ेंगे 4th फीचर, भारत के संविधान का 4th फीचर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्त वो क्या है कि फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करता है विद यूनिटरी बायस। इसका मतलब हुआ दोस्त कि भारत का जो संविधान है वो क्या करता है कि फेडरल सिस्टम प्रोवाइड करता है। फेडरल सिस्टम का मतलब हुआ दोस्त कि डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट, और उसके पास अपना खुद का पावर होगा। जैसे कि भारत में क्या है कि केंद्र सरकार है और एक राज्य सरकार है, दोनों का जो पावर है उसे डिवाइड किया गया है 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में। तो फेडरल सिस्टम तो है भारत में, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि यूनिटरी बायस है। इसका मतलब हुआ दोस्त कि हालांकि संविधान 2 लेयर ऑफ गवर्नमेंट बनाता है, दोनों को पावर देता है, बट जो पावर जो दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दिया गया है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। तो इस कारण से हम लोग इसे बोलते हैं दोस्त यूनिटरी बायस, यूनिटरी बायस। अब ये यूनिटरी बायस क्या है और फेडरल सिस्टम क्या है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा दोस्त वहां पे हम लोग यही पढ़ेंगे कि भारत संविधान का जो फेडरल फीचर है संविधान में वो क्या है, क्योंकि इसके लिए एक डेडिकेटेड क्या है, एक चैप्टर ही है। तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, बस सिंपली जान जाए कि फेडरल तो सिस्टम तो है,
दो लेयर ऑफ गवर्नमेंट है, बट उसमें क्या है, यूनिटरी बायस है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर है। इतना अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे जान लें। अगर आप लोग दोस्त एग्जाम्पल का अगर आप बात करें तो एज एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए कि जैसे कि दोस्त नॉर्मली क्या है कि भारत में क्या है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन करता है, बट जिस टाइम इमरजेंसी लगता है उस इमरजेंसी के टाइम क्या होता है कि राज्य सरकार का जो पावर है वो छीन लिया जाता है और केंद्र सरकार के पास एब्सोल्यूट पावर मिल जाता है। इस कारण से क्या हुआ कि जो फेडरल फीचर है कंप्रोमाइज हुआ, सिस्टम जो फेडरल है वो क्या हो गया, यूनिटरी बन गया, पावर एक हाथ में आ गया। तो इस कारण से दोस्त क्या है कि यूनिटरी बायस हम लोग बोलते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग इसे क्या कर समझ लिए। अब दोस्त यहाँ पर जो एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो इस चीज़ को आप लोग क्या करिए याद रखिए। एक स्टेटमेंट वाइज यहाँ से आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत का जो संविधान है उसे किसने कहा था कि ये क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल, इसका मतलब हुआ कि क्वासी फेडरल का मतलब डुप्लीकेट ये है, संघ है। जो फेडरलिज्म जो है यहाँ पर ये ओरिजिनल नहीं है बल्कि क्या है, मिलावटी वाला है। तो ये दोस्त बोले थे केसी वियरे। इस चीज को याद रखिएगा, क्वासी फेडरल, हिंदी में भी क्वासी फेडरल ही देगा। ये बोलते हैं दोस्त क्वासी फेडरल की भारत का जो संविधान है वो क्वासी फेडरल है। केसी वियरे इनका नाम है, केसी वियरे, ये याद रखिएगा केसी वियरे। इसके साथ साथ दोस्त केसी वियरे एक चीज और बोलते हैं, वो बोलते हैं कि फेडरल तो अपने फॉर्म में है, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। इसका मतलब हुआ दोस्त कि भारत का जो संविधान है वो देखने में तो फेडरल लगता है बट वो अंदर से क्या है कि यूनिटरी है। ये भी बोलते हैं कौन, तो केसी वियरे बोलते हैं। दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, दोनों स्टेटमेंट, दोनों के दोनों सर क्या है कि पिछले कई वर्षों में जो एग्जाम में आए भी हैं और आगे भी आएंगे। तो ये हो गया दोस्त। और दोस्त एक जो मेजर जो क्या थे उस समय की पर्सनालिटी हुआ करते थे, मॉरिस जोन्स। वो मॉरिस जोन्स बोलते हैं कि भारत का जो फेडरलिज्म है वो क्या है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। हिंदी में सेम आएगा, सेम, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। मॉरिस जोन्स, इस चीज को क्या करना है, याद कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्त एक व्यक्ति थे ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन बोलते हैं कि जो भारत का जो संविधान है वो क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बेस्ड है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये कौन बोले दोस्तों, ये बोले ग्रैनविल ऑस्टिन। इस चीज को याद करना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला भारतीय संविधान को, ग्रैनविल ऑस्टिन। बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला मॉरिस जोन्स। क्वासी फेडरल बोला केसी वियरे। फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, केसी वियरे। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट दोस्त, अब हम लोग क्या किए कि 4 प्रोविजन जो है हम लोगों का हो गया। अब हम लोग 5वां चीज याद रखेंगे। ये जो 5वां जो फीचर है भारतीय संविधान का वो क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है भारत में। जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखिए दोस्त, जो सरकार होता है, जो गवर्नमेंट होता है उसका दोस्त 2 प्रकार होता है। एक होता है दोस्त प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राष्ट्रपति के जो जिसमें क्या होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो 2 तरह का होता है। एक होता है दोस्त प्रेसिडेंशियल, जहां पर जो प्रेसिडेंट है डायरेक्टली जनता के द्वारा चुन के आते हैं और गवर्नमेंट का क्या होते हैं, वो हेड होते हैं, जैसे कि यूएसए में है। और दूसरा होता है दोस्त पार्लियामेंट्री। और ये जो पार्लियामेंट्री होता है दोस्त, इसमें हेड 2 होता है, एक होता है नॉमिनल और एक होगा दोस्त रियल। रियल में होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और जो नॉमिनल होता है उसमें जो है क्या, उसे जनता से चुना होगा तो प्रेसिडेंट बोलेंगे, अगर अदरवाइज मोनार्की होता है। तो इस कारण से दोस्त क्या होता है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो भारत का जो संविधान है वो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर बेस्ड है, जिसमें क्या होता है कि एक रियल है और एक नॉमिनल गवर्नमेंट है। और इस प्रोविजन को दोस्त कहाँ से लिया गया है, तो इस प्रोविजन को लिया गया है ब्रिटेन से बोरो किया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत का जो है वो ब्रिटेन से बोरो किया गया है। कहाँ से, तो ब्रिटेन से बोरो किया गया है। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। पर दोस्त
जो ब्रिटेन से जो बोरो किया गया है अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम, अगर हम बोरो कर लिए तो आखिरकार ये साइलेंट फीचर कैसे बना, हम लोग इसे क्यों बोल रहे हैं? ब्रिटेन के तो संविधान में है, तो इसे खास बात कैसे हुआ इंडिया के संविधान में? बट तो खास बात है यहाँ पे, इस चीज़ को हम लोग क्या होगा समझना होगा। क्योंकि जो जैसे कि अभी हम लोग देखें कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दो तरह के क्या होता है, हेड होता है, एक नॉमिनल होता है और एक रियल होता है। तो ब्रिटेन में और इंडिया में दोनों जगह जो रियल हेड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर, जो कि क्या होते हैं, वो अपने लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी तरफ जो नॉमिनल वाला जो है सर, नॉमिनल, इसमें क्या है दोस्त की लोचा है इसमें। यही क्या करेगा कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रोविजन है पार्लियामेंट्री सिस्टम का, वो ब्रिटेन से अलग करेगा। देखिए दोस्त, ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में जो नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड जो होगा दोस्त ब्रिटेन में, वो क्या होता है कि वहां के दोस्त राजा और जो रानी होते हैं, जो मोनार्क जिसे हम लोग बोलते हैं, राजा या रानी, वो होता है वहां के हेड। बट जो इंडिया है, यहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट होता है। इस कारण से दोस्त हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया जो है एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब हुआ कि भारत का जो हेड ऑफ स्टेट है, जो प्रेसिडेंट है, वो क्या होता है, जनता के द्वारा चुन के आता है। बट हम लोग दोस्त क्या है कि ब्रिटेन को हम लोग बोलते हैं मोनार्की। मोनार्की इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है, जो राजा और रानी है, उनका जो है जनता के द्वारा चुन के नहीं आते हैं, बल्कि वो पोस्ट हेरिडिटरी होता है, वंश बाई वंश चलता है। बाप राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर बेटी रानी, इस तरह से वहाँ पर क्या होता है दोस्त, प्रोविजन होता है। तो इस सेंस में क्या है कि जो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो हम लोग दोस्त इस चीज़ को जानने का काम किए। अब हम लोग जानेंगे दोस्त एक चीज़ कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, इसका जो है दोस्त डिफरेंट बहुत सारा इसका नाम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का बहुत सारा क्या है कि नाम है। जैसे कि दोस्त इसे हम लोग बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। यूके में इसे बोला जाता है दोस्त वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर मॉडल इसे हम लोग बोलेंगे। इसके साथ साथ दोस्त इसे बोला जाता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ये नाम है, नाम है। इस नाम को हम लोग, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसी को बोला जाता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसी को बोला जाता है दोस्त कैबिनेट गवर्नमेंट। और दोस्त इसी को बोला जाता है प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट। क्योंकि दोस्त यहाँ पे क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, जो प्रधान राष्ट्रपति की तुलना में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पावर इंजॉय करते हैं। इवन इंडिया के केस में है, जैसे राष्ट्रपति हैं, जिनका पोस्ट हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली तो हायर है, बट वो क्या होता है, नॉमिनल हेड होते हैं। जो रियल पावर है वो किनके पास है, मोदी जी के पास है। इस कारण से हम लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह के चार नाम हैं दोस्त, प्राइम मिनिस्ट्रियल, रिस्पॉन्सिबल, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दोस्त पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसका जो है आखिरकार फीचर क्या है इसका, अब इसका विशेषता क्या है। हालांकि हम लोग इसे भी जो है सर एक सेपरेट जो है, एक इसके लिए डेडिकेटेड चैप्टर है, बट हम लोग इसे क्या करते हैं, एक सिंपल वे में थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। फिर से हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल वे में पढ़ लेते हैं। देखिए, तो जैसे कि हम लोग पढ़े कि पहला फीचर तो इसका यही होगा कि एक इसमें नॉमिनल हेड होगा और दूसरा रियल हेड होगा। ये तो अभी हम लोग समझ लिए। जो नॉमिनल हेड होगा वो क्या होगा कि जनता के द्वारा डायरेक्टली चुना नहीं जाता है, मतलब कि इसके पास रियल पावर नहीं होता है। अगर जनता के द्वारा चुन के आता है तो रिपब्लिक होगा, अगर अदरवाइज मोनार्की होगा। रियल जो हेड होते हैं दोस्त, इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये तो हम लोगों को पता ही है। दूसरा बात दोस्त यहाँ पर क्या है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर। यहाँ पे क्या होता है दोस्त, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब हुआ दोस्त कि जो कार्यपालिका होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, वो लेजिस्लेचर के प्रति, खास करके लेजिस्लेचर में जो लोअर हाउस है, जैसे कि लोकसभा है, उसके प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ये लोग कलेक्टिवली होते हैं उत्तरदायी। जैसे कि दोस्त फॉर एग्जाम्पल, अगर जहाँ जो लोकसभा है वो अगर जहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता है, तो सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको एक साथ क्या करना होगा, रिजाइन देना होगा। या फिर प्राइम मिनिस्टर यदि रिजाइन देते हैं तो सबको क्या करना होगा दोस्त, रिजाइन देना होगा। ये क्या है दोस्त, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ साथ दोस्त जो मिनिस्टर हैं वो मेंबर होते हैं कहाँ के, तो वो मेंबर होते हैं दोस्त पार्लियामेंट के।
वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। अब आप देखिए उस सेपरेशन ऑफ पावर क्या बोलता है कि जो सरकार के जो तीनों अंग हैं वो एक दूसरे से अलग होंगे। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तीनों एक दूसरे से सेपरेटरी फंक्शन करेगा। बट भारत के केस में क्या है कि जो मिनिस्टर, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, कार्यपालिका का पार्ट है, वो क्या होता है कि मेंबर होता है पार्लियामेंट का, विधायिका का। तो इससे क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या हो रहा है, कंप्रोमाइज हो रहा है। बट वो भारतीय संविधान का क्या है दोस्त, वो विशेषता है। दूसरा है दोस्त कि लीडरशिप होता है किसका, यहाँ पे लीडरशिप होगा प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप सेंटर में और चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप अपने स्टेट में। और दोस्त यहाँ पे एक प्रोविजन है कि जो लोअर हाउस है, जो लोअर हाउस है उसका क्या हो सकता है, विघटन हो सकता है। विघटन मतलब इसका डिसोल्यूशन हो सकता है। इसको जो है क्या किया जा सकता है, टेन्योर इसका जो है टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही इसे भंग किया जा सकता है। तो ये हम लोग दोस्त क्या किए, इसका जो पांचवा जो पॉइंट था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो इतना जानने का हम लोग क्या किए दोस्त, काम किए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये पांचवा था। ये तो हम लोग ऐसे ही एक ओवरव्यू लेने, बट हम लोग इसे फिर से पढ़ेंगे एक नए चैप्टर में अच्छे से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सबको एक एक पॉइंट को डीप में पढ़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब जो छठा जो साइलेंट फीचर है भारतीय संविधान का दोस्त, वो क्या है, वो ये है दोस्त कि जो भारत का जो संविधान है वो प्रोवाइड करता है कि जो पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी, दोनों का क्या है, सिंथेसिस है। देखिए तो जैसे कि अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट होता है वो क्या है, सुप्रीम है, क्योंकि वहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहाँ पे जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इस कारण अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कारण से क्या है कि पार्लियामेंट जो है वहाँ के किसी भी संविधान के प्रोविजन को अमेंड कर सकता है। पार्लियामेंट वहाँ पर जो सर्वोपरि है, पार्लियामेंट वहाँ पे कुछ भी कर सकता है। इस कारण से हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन में क्या है कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। दूसरी तरफ जो दोस्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी है। वहाँ पर जुडिशरी के पास इतना पावर है कि वहाँ का पार्लियामेंट अगर कोई कानून पारित करता है और वो कानून संविधान के अगेंस्ट है तो उस कानून को वो स्ट्राइक डाउन कर सकता है। इतना पावर है उसके पास। तो दुनिया का जो सबसे स्ट्रॉन्ग जुडिशियरी है वो यूएसए के जुडिशियरी को माना जाता है। तो इस कारण से हम लोग उसे बोलते हैं जुडिशियल सुप्रीमेसी। बट जो दोस्त भारत का जो दोस्त केस है, इंडिया का जो दोस्त केस है, वो क्या है कि कम्प्लीटली डिफरेंट है। इंडिया में दोनों का ब्लेंड है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का और जुडिशियल सुप्रीमेसी का। दोनों का भारत क्या है दोस्त कि दोनों का ब्लेंड है। क्या है कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी दोस्त इस तरह से है कि आर्टिकल 368 के तहत भारत का जो पार्लियामेंट है वो संविधान के किसी भी प्रोविजन को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। अमेंडमेंट का पावर है इसके पास। दूसरी तरफ जो जुडिशियरी है उसके पास जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है। भारत का संविधान जैसे कि पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का काम किया है, फिर उसे वो अगर जुडिशियल रिव्यू में पाया जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है तो उसे स्ट्राइक डाउन उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशियरी है। तो इस कारण से दोनों का ब्लेंड है इंडिया में। तो इस तरह से हम लोग इसे बोलते हैं क्या चीज, दोनों का, इस कारण से दोनों का क्या हम लोग बोलेंगे, इसे सिंथेसिस बोलेंगे। सिंथेसिस, दोनों का ब्लेंड बोलेंगे, दोनों का मिक्सचर बोलेंगे। अब दोस्त ऐसा क्यों है, ऐसा जो है जो इंडिया का जो जुडिशियरी है वो सिंथेसिस है। बट दोस्त इस केस में हम लोगों को एक चीज याद रखना होगा कि जो इंडिया का जो जुडिशियरी का जो जुडिशियल रिव्यू पावर है वो यूएसए का जो जुडिशियरी है उससे कम है। इंडिया का जो जुडिशियरी है उसका जुडिशियल रिव्यू जो पावर है वो क्या है दोस्त कि वो यूएसए के जुडिशियरी से यह है कम है। तो ऐसा क्यों है, तो दोस्त ऐसा इसलिए है क्योंकि यूएसए जो है दोस्त वहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है। और इंडिया में क्या है दोस्त कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये फॉलो होता है। अब दोस्त ये दोनों प्रिंसिपल्स क्या है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसे हम लोग जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 21 तो वहां पे हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। ये अभी हम लोग बस ऐसे ही हिंट दिए हैं कि ऐसा कारण है,
बट यहाँ पढ़ना इतना इसके लिए उचित नहीं होगा। यहाँ बस इतना जानना है कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी दोनों का सिंथेसिस है भारत में। बस ये दोस्त क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेड कलर है वो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर, अब है सर साइलेंट फीचर नंबर 7। इंडिया में दोस्त क्या है कि एक इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। ये क्या है, साइलेंट फीचर है क्या है भारतीय संविधान का। इंटीग्रेटेड जुडिशियरी का मतलब दोस्त क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्त कि भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है, यूनिटरी है। और जो सिंगल जुडिशियरी है वो जो सेंट्रल लॉ है और जो स्टेट का लॉ है, दोनों को क्या करता है, दोनों लॉ को इन्फोर्स करने का काम करता है। दोनों को दोस्त यही इन्फोर्स करता है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, सेंट्रल को भी और स्टेट को भी। और ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है सर, इसमें सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। और इस सुप्रीम कोर्ट के नीचे आएगा दोस्त हाई कोर्ट, और इस हाई कोर्ट के नीचे दोस्त आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसे हम लोग सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं। और इसके नीचे कौन दोस्त आएगा, जो सब डिविजनल लेवल पर जो कोर्ट्स होता है वो आता है। तो ये जो है दोस्त क्या है, इंडिया में इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या है, जुडिशियरी का। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग दोस्त बात करें दोस्त यूएसए का, तो वहां पर क्या है कि वहां पर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी नहीं है। वहां पर दोस्त यूएसए में क्या होता है कि वहां पर फेडरल जुडिशियरी है। इसका मतलब दोस्त क्या हुआ कि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक फेडरल जुडिशियरी होता है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक स्टेट जुडिशियरी होता है। फेडरल जुडिशियरी सेंट्रल लॉ को इन्फोर्स करता है, स्टेट जुडिशियरी जो है स्टेट लॉ को इन्फोर्स करता है। इस कारण से वहां पर क्या है कि दो तरह का क्या है, जुडिशियल सिस्टम है। तो इस तरह से इंडिया का जो संविधान का जो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम है वो क्या है कि एक डिफरेंट है। जो दोस्त इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग क्या करते हैं, जान लेते हैं। वैसे हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो इंडेप्थ में पढ़ेंगे इसे भी। जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्त, इसे हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। भारत का जो सबसे बड़ा जो कोर्ट ऑफ अपील है, अपील जो सबसे बड़ा, जो सबसे अपील करने के लिए जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। क्या है, ये क्या करता है, गारंटर है फंडामेंटल राइट का। मौलिक अधिकार जो है दोस्त उसका क्या है, गारंटर कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है उसका गारंटर। दूसरी तरफ दोस्त इसे बोला जाता है गार्जियन, इसे गार्जियन बोला जाता है किसका, तो कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस चीज को, तीनों को हम लोग दोस्त क्या करेंगे, याद करेंगे। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों के तीनों दोस्त इंपॉर्टेंट है एग्जाम में दोस्त, ये तो आते ही हैं। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, दे देगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट। जो पढ़े हैं वो सही है, अदरवाइज क्या होगा, फंस जाएगा। और दोस्त इसके बाद जो 8वां नंबर जो दोस्त क्या है, जो साइलेंट फीचर है वो क्या है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, इसके लिए भी एक डेडिकेटेड टॉपिक। देखिए दोस्त, जो साइलेंट फीचर जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे साइलेंट फीचर पर आगे चल करके एक डेडिकेटेड क्या है, चैप्टर दिया हुआ है। तो उस चैप्टर में सभी को डील से हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। बट अभी हम लोग ऐसे क्या करें, एक ओवरव्यू ले रहे हैं साइलेंट फीचर में, क्या आखिर साइलेंट फीचर क्या है। फिर इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो फंडामेंटल राइट है वो क्या करता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने का काम करता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये संविधान के दोस्त पार्ट 3 में क्या है, मेंशन्ड है। पार्ट 3 में मेंशन्ड है। और ये क्या है कि जस्टिसिएबल होता है, मतलब अगर किसी का फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है। तो वो बंदा या तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगा या तो हाई कोर्ट अप्रोच करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ऐसा पाता है कि जैसे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ से क्या करता है दोस्त, रिट जारी करता है। रिट जुरिस्डिक्शन का दोस्त सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एंजॉय करेगा अंदर आर्टिकल नंबर 32। बट आप लोगों को अभी इतना नहीं जानना है, अभी बस इतना जानना है कि फंडामेंटल राइट जो है संविधान में वो क्या है, एक इसका साइलेंट फीचर है। आगे जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ को एक इनडेप्थ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद उस 9 नंबर है क्या थी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है दोस्त, कि साइलेंट फीचर है भारतीय संविधान का। अगेन फिर से हम लोग पढ़ेंगे, अभी इतना ही जानना जरूरी है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों कौन सा, तो 10 नंबर।
10 नंबर में अगेन है दोस्त फंडामेंटल ड्यूटीज। अगेन हम फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हम लोग पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में, तभी बस इतना था कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब क्या है, साइलेंट फीचर है इसका, तो संविधान का। उसके बाद दोस्त कि भारत एक जो है सेकुलर स्टेट है, भारत एक सेकुलर क्या है दोस्त, ये स्टेट है। ये क्या है दोस्त, ये भी एक क्या है कि साइलेंट फीचर है। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है दोस्त कि जो इंडिया जो कंट्री है इसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, भारत का कोई, भारत देश का कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, बल्कि भारत में क्या है कि सभी धर्म जो है बराबर हैं। जो दोस्त जो सेकुलरिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो ये बोलता है कि जो स्टेट है और वो रिलीजन है, स्टेट और रिलीजन दोनों एक दूसरे से क्या है दोस्त कि अलग है। स्टेट और रिलीजन दोनों एक दूसरे से अलग है। स्टेट ना तो रिलीजन में इंटरफेयर करेगा, ना ही रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर करेगा, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ये होता है सेकुलर स्टेट का कहना। और भारत एक क्या है कि सेकुलर स्टेट है। भारत में जो है स्टेट और रिलीजन दोनों एक ही नहीं है, रिलीजन जो है स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, इस कारण से हम लोग बोलते हैं सेकुलर स्टेट। हालांकि दोस्त जो सेकुलर स्टेट है इस पर क्या है कि ये जो टॉपिक है सेकुलर स्टेट, ये स्पेशली जो एस्से टॉपिक है और जो मेंस का टॉपिक है इसके लिए जो है मेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या है दोस्त, एक वीडियो अपलोड कर दिया जा चुका है प्लेटफॉर्म पर, जिसका कि डिस्क्रिप्शन जो है दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के अपने मेंस के लिए इस टॉपिक को कवर कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बाद दोस्त जो अगला जो दोस्त साइलेंट फीचर है भारतीय संविधान का, वो है दोस्त क्या चीज, यूएएफ, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूएएफ मतलब यूनिवर्सल, इसका मतलब होता है दोस्त कि भारत के जो भी नागरिक हैं, जो भी सिटीजन हैं, उन सभी को क्या है दोस्त कि वोटिंग राइट है, उन सभी को क्या है कि वोटिंग राइट है। ऑल द सिटीजन्स को, किसी के प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे दलित हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन से बिलोंग करते हो, सबको मिला है दोस्त वोटिंग राइट। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दोस्त जब संविधान क्या हुआ कि कमेंसमेंट हुआ, संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू होना स्टार्ट होता है, तो उस समय जो इंडिया में जो वोटिंग एज था, जो वोट करने का जो दोस्त एज था, वो था दोस्त 21, वो था दोस्त 21। बट फिर क्या होता है दोस्त कि एक संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं 61st अमेंडमेंट एक्ट। 61st अमेंडमेंट एक्ट। तो इस एक्ट के जरिए दोस्त क्या किया गया कि इस जो है, जो ये जो है दोस्त, इस 21 से क्या कर दिया गया 18 ईयर। अगर अब कोई व्यक्ति भारत में 18 साल का क्या होता है, हो जाता है, तो वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ये तो और इम्पोर्टेंट है 61st अमेंडमेंट एक्ट। इस चीज़ को क्या करेंगे दोस्त कि हम लोग याद रखेंगे। और ये जो 61st अमेंडमेंट एक्ट आया था दोस्त, इसका जो ईयर तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका ईयर है दोस्त 1988, इस चीज़ को ना भूलें। तो दोस्त यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो गया। और इसके बाद दोस्त जो नेक्स्ट प्रोविज़न जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है दोस्त, इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न, इसे भी हम लोग डेडिकेटेड पढ़ेंगे दोस्त। इस इमरजेंसी प्रोविज़न पढ़ने के लिए लगभग 2 से 3 लेक्चर लगेगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके लिए, सबसे पॉइंट्स व्यू से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन ऑफ द स्टार मार्क इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या करेंगे दोस्त, डील करेंगे। तो दोस्त अगेन हम लोग क्या करेंगे कि इमरजेंसी प्रोविज़न को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम पास यहाँ पे नहीं करेंगे। बस यहाँ पे इतना जान जाते हैं कि जो एक इमरजेंसी प्रोविज़न नाम का चीज़ होता है, जो कि भारत का क्या है कि एक साइलेंट फीचर है। फिर इसके लिए डेडिकेटेड 2 से 3 वीडियो तो हैं ही, वहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है। यहाँ पर फालतू का टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये था दोस्त अपना 15th नंबर। और ये जो 15 के 15 हैं दोस्त, 15 के 15 ये सभी के सभी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। सॉरी, ये 14 नंबर था, नाउ 15 नंबर, क्योंकि डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, डायरेक्ट बोलेगा कि दोस्त कहाँ से आ गया क्वेश्चन। ये सब एडवांस लेवल क्वेश्चन है। जो बीपीएससी जो अपना जो पैटर्न, जो अपना रूप जो चेंज कर रहा है, उसके लिए इस लेवल पे आना होगा।
दूसरा है दोस्त, इसके बाद है इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज का होना, इंडिपेंडेंट बॉडीज में जैसे कि दोस्त आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि क्या है कि सरकार से क्या है कि स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। स्वतंत्र होने का मतलब हुआ दोस्त कि गवर्नमेंट का इस पे एक्सेसिव कंट्रोल नहीं है। कैग हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सबको पढ़ेंगे दोस्त हम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि बीपीएससी, वही है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सब क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडीज है। ये सब क्या है कि सैलेंट फीचर है संविधान का। बीपीएससी संवैधानिक बॉडी है, इसे हम लोग बोलते हैं सैलिएंट फीचर। इस तरह से दोस्त लिंक करना है, हम लोग सबको पढ़ेंगे, हर चीज को पढ़ेंगे सेपरेट वीडियो में, एक बहुत ही इलेबोरेट तरीके से। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। और जो दोस्त लास्टली जो दोस्त 16वां है वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसे भी पढ़ेंगे सेपरेट वीडियोस में। बस दोस्त कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में थोड़ा जान जाओ जब तक। क्या है दोस्त की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी था, इसे जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अमेंडमेंट एक्ट 2011 आता है। इस एक्ट के जरिए दोस्त कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या दिया गया, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा। और इसे दोस्त संवैधानिक दर्जा देने के लिए क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, यह एक फंडामेंटल राइट है दोस्तों। दोस्त इसके लिए एक आर्टिकल ऐड किया गया, जो आर्टिकल नंबर 19 है, उसके सेक्शन 1 के सब सेक्शन सी में एक आर्टिकल ऐड किया गया, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक फंडामेंटल राइट। तो हम लोग जो है ना सर इस चीज़ को जानते नहीं है, इसके लिए कौन कौन से आर्टिकल है। जिस तरह से जो 69th बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया इन डेप्थ आर्टिकल नंबर 122 सी पर, 122 सब क्लॉज नंबर 3, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है हाईलाइटेड हैं और न्यूज़ में हमेशा बना रहता है। इसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल नंबर 43 बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। और इसके साथ साथ दोस्त एक और क्या चीज़ करता है कि एक पार्ट ऐड करता है, पार्ट 9 बी। ये तीनों दोस्त क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, ऐड को याद करने का काम करेंगे। बट अभी तक जो है सैलिएंट फीचर में बस इतना हम लोगों को याद रखना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक सैलिएंट फीचर है। तो हमारा 16 के 16 सैलिएंट फीचर जो कंप्लीट हुआ। आप लोग इस वीडियो को फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए, 16 के 16 को याद कीजिए। और यह 16 के 16 जो है प्रीलिम्स में आएगा और मेंस में आएगा कि सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यही 16 पॉइंट उसमें लिखना है। और इस 16 पॉइंट के जो है ना, इसके अंतर्गत जो डिटेल्ड प्रोविजन क्या सब है, उसके लिए डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, उससे कंटेंट मिलेगा। हम लोग सैलिएंट फीचर तो दोस्त समझ गए। अब सैलिएंट फीचर के बाद उसको हम जानते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। आखिरकार हम लोग संविधान का जो आलोचना क्या करते हैं, क्रिटिसिज्म, लोग अब क्या करेंगे दोस्त, पढ़ेंगे। तो दोस्त ये जो क्रिटिसिज्म हम लोग दोस्त पढ़ेंगे, इस क्रिटिसिज्म को अगले एक जो शॉर्ट वीडियो में क्या करते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब ऑलरेडी वीडियो इतना लंबा हो चुका है तो और भी ज़्यादा इसे लंबा करना सही होगा नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस चीज़ का। तो दोस्त जब तक थैंक यू, धन्यवाद। आप खुश रहें, आबाद रहें, और आशा करते हैं कि आपका जो पढ़ाई है वो सही तरीके से एक बेटर डायरेक्शन में, एक नई ऊर्जा के साथ हो। तो दोस्त थैंक यू।